आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। जब प्रारंभ में जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, तब वहां पे किसी प्रकार की संरचना की कल्पना नहीं की गई। लेकिन आगे चल के जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिसके पश्चात अब ये जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित कहाँ होते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया, अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जब थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो आप देखते हैं, पहला परमाणु मॉडल है अपना जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन कहते हैं कि जो परमाणु होता है वह एक पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ गोला होता है। तो इन्होंने बोला कि जो परमाणु होता है एक स्फीयर होता है, गोला होता है, जो किससे बना होता है, पॉजिटिव चार्ज से बना होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो गोले की परिधि है वो किससे बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज से बनी होती है। और इन्होंने कहा कि जितने परमाणु गोले की परिधि पर उपस्थित होते हैं, इतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन गोले के अंदर अंतः वितरित होते हैं, अंदर फैले हुए होते हैं। जैसे आप देखेंगे कितने प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन ने इलेक्ट्रॉन भी कितने बना दिए, 8। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने कहा कि किसी परमाणु में, क्योंकि परमाणु कैसा होता है, उदासीन, तो इन्होंने कहा कि किसी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो गोले का परिधि है वह किससे बना होता है, पॉजिटिव चार्ज से। किससे बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है। और गोले के केंद्र की ओर, अंदर की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं। और इन्होंने एक तुलना की, किससे, तरबूज से। कहा कि जिस प्रकार तरबूज में जो रेड भाग होता है, जैसे उसको मान लें प्रोटॉन, और जो बीज होते हैं, जिस प्रकार रेड भाग में बीज अव्यवस्थित फैले हुए होते हैं इधर उधर, वैसे ही यहां पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन भी तरबूज के बीज की तरह क्या होते हैं, इस गोले के अंदर फैले हुए पाए जाते हैं। तो ये था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिन्होंने, यदि हम पॉइंट लिखना चाहें तो क्या कहा, इन्होंने कहा कि परमाणु एक स्फीयर के रूप में होता है, गोला के रूप में होता है, जिसका स्फीयर अर्थात जिसका गोला, जो बाहरी क्षेत्र जिसकी परिधि है गोले की, वो किससे बनी होती, पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉन से बनी होती है। दूसरा पॉइंट लिखें तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गोले के केंद्र में अंतः वितरित होते हैं, गोले के अंदर की ओर फैले हुए होते हैं। तीसरा दिया हम पॉइंट लिखना चाहें तो इन्होंने क्या कहा कि जितनी संख्या में परिधि पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, उतनी ही संख्या में गोले के केंद्र पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ये तो था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और इन्होंने अपने मॉडल की तुलना किससे की, तरबूज से की। और यहाँ एक ब्रिटेन में एक परिकल्पना होती है, इसे बोलते प्लम पुडिंग परिकल्पना। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग परिकल्पना या तरबूज परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला जो परमाणु मॉडल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जे थॉमसन के बाद जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा की, वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सर्वप्रथम एक सोने का टुकड़ा लिया, या आप बोल सकते हैं फॉइल ली। तो सोने का टुकड़ा लिया और उन्हें पीट का चद्दर के समान, पन्नी के समान क्या कर लिया, पतला बना लिया। कितना पतला बना लिया, उसे पीट पीट कर 100 mm पतली झिल्ली का निर्माण कर लिया। कौन सी झिल्ली, सोने की। फिर इन्होंने क्या किया, उस सोने की झिल्ली पर, इन्होंने सोने की झिल्ली को क्या किया,
पीट पीट का 100 nm क्या कर लिया, पतला कर लिया। और इस पर अल्फा पार्टिकल, और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम एक सोने का टुकड़ा लिया और उसे पीट पीट कर 100 नैनोमीटर पतला कर दिया, झिल्ली के समान। फिर इन्होंने क्या की, इस झिल्ली पर अल्फा किरणों की बौछार की, जो कि प्रकृति में कैसी होती, पॉजिटिव होती हैं। जब इस झिल्ली पर अल्फा किरणों की बौछार की गई तब रदरफोर्ड को निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। देखते हैं क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। जब अल्फा किरणों की बौछार की गई तो इन्होंने पाया कि 20,000, कितनी किरणों को आपने इन्हें प्रवाहित किया, या लगभग मान के चले 20,000। तो इन्होंने पाया कि जब इस झिल्ली से 20,000 किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो 20,000 में से अधिकांश किरणें क्या होती हैं, झिल्ली के आर पार चली जाती हैं। अर्थात निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक कमरा है और एक कमरे में लोग ऐसे लाइन से जा रहे हैं। जैसे एक कमरा है, यहां पे विद्यार्थियों को लाइन से खड़ा किया हुआ है और विद्यार्थी सीधे लाइन से जा रहे हैं, कोई दूसरी लाइन में नहीं जाएगा, जो जैसे खड़ा है वैसे लाइन से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहां इनने पाया कि अधिकांश विद्यार्थी, जैसे यहां पे आप देख लें कि हमने कितने विद्यार्थी लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से इन्होंने पाया कि अधिकांश व्यक्ति इस दीवार से इस दीवार पे आ गए। मतलब 9 में से इन्होंने पाया कि 7 विद्यार्थी क्या हो गए, यहां पर आ गए। लेकिन समस्या किसमें हो गई, जो 2 विद्यार्थी थे वो क्या हुए, दूसरी ओर पहुंचे ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनके मार्ग में क्या आ गई, कोई वस्तु आ गई और ये वस्तु क्या नहीं कर पाए, पार। तो ये कंडीशन है कि या तो यहां से वापस लौट जाएं, जहां जिस मार्ग से आ रहे थे उस मार्ग से क्या हो जाए, वापस। यदि कहीं किनारे से थोड़े से यदि मान लीजिए गुजर रहा है तो क्या हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए। तो इन्होंने देखा कि अधिकांश विद्यार्थी क्या हो गए, आर पार चलेगा, मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर चलेगा बगैर किसी व्यवधान के। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कमरा क्या रहा होगा, खाली। और देखा कि 9 में से 2 विद्यार्थी तो आए नहीं, तो उनके मार्ग में क्या होगा, कोई ना कोई रुकावट आई होगी। तो आप कह सकते हैं कुछ हिस्से में क्या रखा, कोई वस्तु रखी होगी, तब तो वो आ नहीं पाए। ऐसे ही आप देखेंगे इन्होंने पाया कि परमाणु में जब जो आपने झिल्ली 100 nm पतला किया है सोने की झिल्ली को, जब इसमें अल्फा किरणों की बौछार की तो क्या हुआ, 20,000 में से अधिकांश किरणें क्या हो गई, आर पार निकल गई। पहला निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है, खाली होता है। 20,000 में से कुछ किरणें, लगभग कितनी, 2 या 4, अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। विचलित होने का कारण क्या है, विचलित होने का कारण है कि परमाणु के केंद्र में क्या रहा होगा, प्रोटॉन। तो आप बोलेंगे प्रोटॉन से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हैं उन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल किया होगा। तो जो किरणें लगभग इसके पास से गुजर रही होगी वो क्या हो गई होगी, प्रतिकर्षित हो गई होगी, इसलिए वह अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। अब इन्होंने पाया कि 20,000 में से लगभग एक किरण जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस आ गई। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा बिंदु है, बिंदु के समान संरचना है, जिसका क्या है, भार ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण ये जो किरण है उस द्रव्यमान को पार नहीं कर पाई। तो
तो इस छोटे से बिंदु को जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने नाभिक नाम दिया। जब 20,000 किरणों को हमने सोने की 100 nm पतली झिल्ली से गुजारा तो रदरफोर्ड ने पाया कि लगभग 20,000 में से अधिकांश किरणें पार निकल गई, आर पार निकल गई। मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। कुछ किरणें, 1-2 किरणें क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित हो गई। क्यों विचलित हो गई? क्योंकि जो ये किरणें थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी, उनकी नाभिक में भी क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉन रहे होंगे। तो पॉजिटिव प्रोटॉन रिपेल किया होगा, इस कारण ये मार्ग से क्या हो गई? विचलित। और लगभग 20,000 में से एक किरण जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से क्या आ गई? वापस। क्यों? क्योंकि बीच में कोई ठोस वस्तु है, उस ठोस वस्तु को ही नाभिक ने क्या नाम दिया? उस ठोस वस्तु को ही रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। और नाभिक में ही कहा कि नाभिक में ही परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान निहित होता है या संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। तो यहाँ पे जो अल्फा, ध्यान रखेंगे इन्होंने किसकी चर्चा की? अल्फा किरणों की प्रकीर्णन। कौन सी धातु का टुकड़ा लिया? सोने की धातु का टुकड़ा लिया। कितना पीटा? 100 nm। और निष्कर्ष आपको पता ही चल गए, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और केंद्र में छोटा सा हिस्सा है जिसे क्या कहेंगे? नाभिक, जिसमें परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान क्या है? निहित है। और अभी मान लें कि नाभिक कितना है, तो इन्होंने बताया है कि यदि हम मान लें कि हमारा एक ग्राउंड है, उसका जो त्रिज्या है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर की त्रिज्या वाला जो ग्राउंड है उसमें जो बॉल है, यदि आप क्रिकेट की एक बॉल मान लें इतनी छोटी, तो उसके बराबर क्या होता है? नाभिक होता है। अर्थात परमाणु का आकार बहुत बड़ा है और जो नाभिक है वो बहुत छोटा है। तो होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्वांटम संख्या।